Is my screen visible? Yes, miss. Oh, ठीक है। देखिए आज हम जो है टॉपिक करेंगे, हम पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था इन द लास्ट सेशन? याद है किसी को व्हाट ऑल वी स्टडीड इन द लास्ट सेशन? कृपा, समीर, कोई तो बोलो। एम आई ऑडिबल? यस मैम। क्या पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में? इन्फ्लेशन चैप्टर वी हैड स्टार्टेड, व्हाट हैड वी स्टडीड? मिस टाइप्स। हाँ, तो बोलने में इतनी देरी क्यों है ना। हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा था इन्फ्लेशन के टाइप्स। इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हमने देखे थे इन्फ्लेशन के? एक देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा टाइप कौन सा था? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद हमने समझा था रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन। दोनों का रीजन देखा था हमने। एक तो हमने देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या है, और उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? इकोनॉमी में जब भी मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ गया यानी लोगों के पास पैसे हैं, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी, है ना। लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और अगर लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? चीजों का प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा मतलब क्या आया? इन्फ्लेशन, है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीजन क्या है? मनी सप्लाई का इकोनॉमी में बढ़ना। दिस इज द रीजन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप हमने देखा था, कौन सा था? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्यों होता है, कोई बता सकता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है? देखिए, सप्लाई जब कम हो जाता है तो सप्लाई में सब लोग हैं, सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आ रही है आवाज, आ रही है। ओके। सीपीआई, तो हमने देखा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है, और अगर सप्लाई कम होगा, मान लीजिए कि 4 ही बॉटल है और वो 4 बॉटल अगर 50 लोगों को चाहिए, प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। मान लीजिए कि सप्लाई बहुत कम है, अगर 4 ही बॉटल है और वो 4 बॉटल को खरीदने के लिए 50 लोग हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉटल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि सप्लाई में कमी होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। तो हमने इनके रीजंस देखे थे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस Yes, हाँ मैम। yes. तो हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके रीजंस क्या क्या है, ये देखा। आज हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है,
इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखें इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इन्फ्लेशन का। अब देखिए आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो हमारा जनरल परसेप्शन यही होता है कि इन्फ्लेशन है मतलब अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। क्यों रिक्वायर्ड है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अभी हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। ठीक, इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, मैंने बोला कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। अब कैसे, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ कैसे होती है, हम ये समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्यों है, मान लीजिए कि इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज देयर। अब इस इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ कैसे होगी, तो वो समझते हैं। इन्फ्लेशन, मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब चीजों का प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या आया, इन्फ्लेशन आया, है ना। अब इसका उल्टा समझिए, ये तो हमने ऐसे डायरेक्शन में बात की कि मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगी, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ना, तो उसकी वजह से ग्रोथ कैसे होगी, अगर इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ कैसे होगी। तो ये देखिए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन है इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में डिमांड है ज्यादा, तभी तो इन्फ्लेशन है, ये डिमांड की वजह से ही तो इन्फ्लेशन आया है ना। तो हमें क्या समझना है कि अगर इन्फ्लेशन है इसका मतलब कि क्या है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। डिमांड अगर ज्यादा है इकोनॉमी में, है ना, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन है यानी लोगों, इन्फ्लेशन है यानी क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा है यानी लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। अब अगर प्रोडक्शन करना पड़े, देश में अगर प्रोडक्शन होगा, डिमांड के बढ़ने के कारण प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर देश में प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री में जितने रुपयों का भी प्रोडक्शन हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने रुपयों का भी प्रोडक्शन हुआ है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम डिटेल में समझेंगे जीडीपी क्या होता है जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये समझिए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ हमारी बढ़ती है इन्फ्लेशन होने की वजह से। कैसे, तो कैसे, तो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को प्रोड्यूस कर को लोगों की डिमांड को फुलफिल करने प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है यानी क्या होगा, लोग जो है एम्प्लॉयमेंट पर होंगे, लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हमें ये समझना है कि इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन हुआ यानी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा।
अगर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कौन करेगा? लोग करेंगे, है ना। इसका मतलब लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, लोग काम कर रहे होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल। अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल है? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। सबको इतना समझ आया? प्लीज Yes, आंसर। हाँ मैम। है ना। इसको ध्यान से सुनिए, अभी लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस यूपीएससी का प्रीवियस ईयर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें इतना समझ आया कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल एज इट लीड्स टू ग्रोथ। तो कितना लिमिट होना चाहिए? कितना इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल, है ना। तो कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए? ये रेट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। 4 ± 2% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। जैसे कि 4 + 2 यानी कितना हो गया? 6%। 4 - 2 कितना हो गया? 2%। यानी इन्फ्लेशन कितना रेंज तक होना चाहिए? इन्फ्लेशन का रेंज हमारा कितने रेंज तक हमें मेंटेन करना है? 2 to 6%। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा हुआ तो दैट इज नॉट डिजायरेबल, दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट हमको इन्फ्लेशन कितना मेंटेन करना है? 2 to 6% तक इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। इससे ज्यादा होगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, है ना। तो मैंने कहा इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल, तो उसकी लिमिट क्या है? 4 ± 2%। इतना समझ आया? व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट? व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? कृपा, Yes, ma'am. व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? क्या है? इन्फ्लेशन लीड्स टू ग्रोथ, है ना। एक पॉइंट क्लियर है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? ग्रोथ। अब आगे देखिए, एक होता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व क्या कहता है ये समझिए। फिलिप्स कर्व कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर होता है इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, और यहाँ पर होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए, सबको ग्राफ पढ़ने आता है। यहाँ पे इस ग्राफ को अगर मैं पढ़ूं, इस फिलिप्स कर्व को अगर मैं पढ़ूं, तो ये फिलिप्स कर्व मुझे क्या कह रहा है? जब इन्फ्लेशन रेट हाई है, जब इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो उस टाइम पर यहाँ इस एक्सिस पर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना। तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? लो है ना। जब इन्फ्लेशन रेट हाई है तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? कम है ना। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम है। यानी क्या ज्यादा है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना। देखिए, इन्फ्लेशन रेट, फिलिप्स कर्व हमसे ये कहता है कि जब ये इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। जब इन्फ्लेशन रेट कम है, जब इन्फ्लेशन रेट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? ज्यादा है ना। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम। अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या है? ज्यादा है। तो देखिए, फिलिप्स कर्व हमसे कहता है कि जब इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग जो है, लोगों को रोजगार होगा, लोग काम कर रहे होंगे। लोग जब काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट पर होंगे, तो इकोनॉमी में क्या होगा? प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगा ना हमारा। अगर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिलिप्स कर्व भी इस बात का सबूत है। फिलिप्स कर्व भी क्या कर रहा है?
ये प्रूफ है इस बात का कि जब इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, यानी जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगी। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जीडीपी बढ़ेगा और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना इन्फ्लेशन का। हम इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल एज इट लीड्स टू ग्रोथ, है ना। एंड फिर आप जो है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में मतलब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है ना। प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को जॉब करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा और हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब, और फिर इसको मैंने आपको फिलिप्स कर्व से भी प्रूफ किया कि फिलिप्स कर्व कैसे बताता है कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है तो ग्रोथ भी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन लिमिट इज डिजायरेबल as it leads to growth, as it leads to growth। इतना क्लियर है? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. बाकी के लोग? Yes. ठीक है, चलिए। तो ये हमने समझा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अब मान लीजिए, देखिए क्या है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है अगर, तो क्या होगा, लोग जो है, अगर प्राइस चीजों का बढ़ा हुआ है तो हम बहुत ज्यादा चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है। और जब हम बहुत ज्यादा चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिटेरियोरेट होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, डिटेरियोरेट होगा। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन का असर किसी गरीब इंसान पे ज्यादा पड़ेगा या अंबानी पे पड़ेगा, कोई रिच इंसान है उस पर पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन होता है, मान लो चावल पहले 100 रुपया किलो मिलता था, आज चावल जो है वो 150 रुपया किलो मिल रहा है ना। तो उससे अंबानी को कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि वो रिच है, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पुअर, अगर हम गरीब को देखें तो उन पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, रिग्रेसिव नेचर है। रिच पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन पुअर पर, रिच पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन पुअर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और समाज में क्या होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होगा, डिटेरियोरेट होगा, एज वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, है ना, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो सामान खरीदने में चला जाएगा जो कि बहुत महंगा है ना। तो आपका ज्यादा पैसा तो महंगाई खा लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पैसा नहीं बचेगा सेविंग के लिए, ठीक। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर होगा तो उसकी वजह से सेविंग कम होगी। सेविंग कम होगी, जब आप सेव ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, है ना। इन्फ्लेशन होगा तो सेविंग कम होगी और सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी हमारी इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, है ना। इसका मतलब इन्फ्लेशन की वजह से
सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, ग्रोथ भी कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, है ना। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिटेरियोरेट होगा। और क्या होगा इन्फ्लेशन की वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से क्रेडिटर जो है उसको लॉस होगा, और जो डेटर है यानी जो बोरोवर है उसको गेन होगा। इसका मतलब क्या, ये समझिए। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि मान लीजिए कि साल 1995 में 1995 में मैंने जो है, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स को मैंने 1995 में 1000 रुपए उधार दिए थे। ठीक है, 1000 रुपए उधार दिए थे। अब अगर मैंने उधार दिए हैं, मैंने क्रेडिट दिया है, तो मैं क्या हो गई? क्रेडिटर हो गई, है ना। अब मान लीजिए उन्होंने मुझे, मिस्टर एक्स ने मुझे वो 1000 रुपए लौटाए। साल 2024 में मुझे 1000 रुपए मिल गए वापस। तो उस टाइम पर जब मैं, उन्होंने मुझे इतने टाइम के बाद लौटाया, उस टाइम पे जब मैंने 1995 में उनको 1000 रुपया दिया था, तो उस टाइम पर 1000 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, है ना। लेकिन आज जब वो मुझे लौटा रहे हैं इतने सालों के बाद, तो 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए भी वो लौटाना जो है वो बहुत आसान होगा, 1000 रुपया, है ना। लेकिन मेरे लिए तो नुकसान हुआ ना। क्यों? क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया कि 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा तो नुकसान हुआ ना, मैंने तो उधार दिया था, मैं क्रेडिटर हूँ। तो क्रेडिटर को क्या हुआ? क्रेडिटर को क्या हुआ? लॉस हुआ। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्रेडिटर को लॉस होगा, है ना। और जिसने बोरो किया था, जो डेटर है, उसको गेन होगा। यहाँ पर उसने 2024 में 1000 रुपए लौटाए हैं, तो उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब उसने 1000 रुपए लौटाए हैं इतने साल के बाद, और अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, तो 1000 रुपए से मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो क्रेडिटर को क्या होगा? लॉस होगा, और डेटर को होगा गेन। ये क्लियर है आपको? हाँ एम मैम। आई यस मैम। ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखिए। अगर मान लीजिए मैंने 1995 में बैंक के पास कुछ पैसे रखवाए थे, है ना। बैंक के पास मैंने जो है वो कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने बैंक को वो पैसे उधार दिए हैं? 1995 में मैंने बैंक के पास जो है वो 500 रुपए रखवाए थे, है ना, डिपॉजिट किए थे। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने बैंक को उधार दिए थे? बिल्कुल कह सकती हूँ, है ना। अब वो जब, इसका मतलब मैं कौन हुई? जब मैंने बैंक के पास डिपॉजिट रखवाए हैं, तो मैं कौन हुई? क्रेडिटर हुई, है ना। अब आज अगर 2024 में मैं वो पैसे निकाल रही हूँ, तो मेरे को तो मेरा तो नुकसान है ना। क्रेडिटर का क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 500 दिए थे, हो सकता है बैंक ने कुछ इंटरेस्ट लगाया हो और कुछ पैसे रिटर्न किए हो। लेट से बैंक ने 2024 में मुझे 1000 रुपए रिटर्न कर दिए, लेकिन 1000 रुपए की आज तो कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि क्या है? इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर को लॉस हुआ। अगर आपने, मान लीजिए, गवर्नमेंट की किसी स्कीम में 1995 में आपने गवर्नमेंट की किसी स्कीम में आपने जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, और आपने 1995 में वो पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए, और बदले में गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? बदले में गवर्नमेंट ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया, जिसे कहेंगे, जिस पर लिखा है कि आपका पैसा जो है 5 साल के बाद मिलेगा, इतना इंटरेस्ट रेट होगा। तो वो जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने आपको दिया था, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए, मतलब समझ लीजिए आपने गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए, तो आप कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए, है ना। और बदले में गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? एक सर्टिफिकेट दिया जिसपे सब डिटेल लिखी हुई है, तो उस सर्टिफिकेट को कहेंगे बॉन्ड। तो अब आप कौन हुए? आपके पास बॉन्ड है और आपका पैसा गवर्नमेंट के पास है, तो आप कौन हुए? आप हुए बॉन्ड होल्डर। आप कौन हुए? बॉन्ड होल्डर। अब उधार आपने दिया है ना, तो आप क्या है?
आप क्रेडिटर भी हुए, क्यों? क्योंकि आपने उधार दिया है, तो आप क्रेडिटर हो और आप क्या हो? बॉन्ड होल्डर हो। आपको क्या होगा? लॉस होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? क्रेडिटर को लॉस होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्रेडिटर को लॉस होगा या गेन होगा। ये समझ आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगी? इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। कैसे होगी, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने समझा फिलिप्स कर्व से भी कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटेरियोरेट होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, है ना? कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। इन्फ्लेशन की वजह से जो क्रेडिटर है उसको लॉस होगा, और जो डेटर है, जो बोरोवर है, उसको क्या होगा? गेन होगा। उसके अलावा और क्या, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे? देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? रियल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, इसका मतलब कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक में जो है वो कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे। अब क्या हुआ कि आपने बहुत साल पहले डिपॉजिट किए थे, लेकिन अब जो है हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन हो गया। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 6% से इकोनॉमी में बढ़ा, ठीक है। अब 6% से जब इन्फ्लेशन बढ़ा है और बैंक ने आपको आपके डिपॉजिट पर 6% इंटरेस्ट भी दिया, ठीक है, 6% इंटरेस्ट दिया। आपने पैसा बैंक के पास डिपॉजिट किया था, बैंक ने आपको उस पर 6% इंटरेस्ट दिया, तो आप इससे खुश होंगे कि आपको 6% इंटरेस्ट मिला, है ना, बैंक से। बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी में 6% इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। तो जो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक ने दिया है, एक्चुअल में तो वो इंटरेस्ट आपके काम का ही नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट जो आपको बैंक से मिला वो तो सारा आपका इन्फ्लेशन खा जा रहा है ना। 6% आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बट वही 6% तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है, तो आपका सारा पैसा तो इन्फ्लेशन खा गया। इसका मतलब कि रियल में तो आपका इंटरेस्ट तो नहीं मिला ना आपको, जो बैंक की तरफ से मिलना चाहिए था, है ना। इसका मतलब कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। तो रियल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को यहाँ पर एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर लोगों ने बैंक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोगों ने अपना पैसा अपना पैसा जो है अपने पैसे से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी बैंक में डिपॉजिट किया है ना, तो उससे लोगों को फायदा नहीं होगा इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, मान लीजिए कि बैंक ने आपको जो है इंटरेस्ट रेट दिया 7% का, और इकोनॉमी में भी 7% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो आपका ये जो इंटरेस्ट आया था आपको, वो तो इन्फ्लेशन खा गया ना। वो तो इन्फ्लेशन खा गया, इसका मतलब कि वो इंटरेस्ट आपके काम का नहीं रहा। और जब आपको वहां से फायदा ही नहीं हो रहा है, वो इंटरेस्ट आपके काम का ही नहीं है, तो आप क्या पसंद करोगे? आप वहां पे अपने पैसे डिपॉजिट करवाना नहीं पसंद करोगे, है ना। आप ये नहीं चाहोगे कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करो। तब आप क्या करोगे? आप वहां से पैसा निकाल के आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे। तो आप कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जब आप नहीं करोगे, तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, है ना, या तो आप लैंड में इन्वेस्ट करोगे। जब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, आपका रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से कहाँ पर? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
फिजिकल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आप खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, है ना। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इकोनॉमी में हम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का, कि जब भी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होगा तो उसकी वजह से रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, और जब भी रियल इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स फिजिकल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड लैंड। अगर लोगों ने, अब आप सवाल करोगे कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो है किया तो इससे नुकसान क्या है, अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखिए क्या है, लोग क्या खरीद रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब 99% ऑफ आवर गोल्ड इज इम्पोर्टेड, है ना। अगर गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो फ्री में तो इंपोर्ट नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। हम पैसे कहाँ से देंगे, हमारे पास फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व होता है जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, हमें उस रिजर्व में से कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बट फिजिकल इन्वेस्टमेंट इज अनप्रोडक्टिव। कैसे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड, हमें पता है 99% ऑफ आवर गोल्ड इज इम्पोर्टेड, अगर हमने इम्पोर्ट किया तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, पैसा कहाँ से जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व से जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होगा, है ना, फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। अगर हमने फिजिकल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है तो, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है। देखिए एग्जांपल लीजिए लैंड का, अगर लोग लैंड में इन्वेस्ट करने लगे तो जगह जो है वो तो लिमिटेड है ना, सारे लोग जब लैंड की डिमांड करेंगे तो क्या होगा, लैंड का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, यहाँ पे हमें फर्दर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमें ये समझ आया कि इन्फ्लेशन की वजह से, हमें समझ आया कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड लैंड, एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट इज हाईली अनप्रोडक्टिव इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल 99% ऑफ आवर गोल्ड इज इम्पोर्टेड, है ना, विच इंक्रीजेस import bill and reduces forex reserve, and if we are investing in land, the price of land will also increase and inflation will further increase. ये पॉइंट क्लियर है आपको, Yes, ma'am. ओके। और क्या होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, और अब तक हम देख रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटेरियोरेट होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की वजह से सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, क्रेडिटर को लॉस होगा, डेटर को गेन होगा, उसके अलावा रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फर्दर और ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। और क्या होगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो और क्या होगा, हमारे, आप बताइए हमारे एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन है, यानी कि हमारे यहाँ पर सामान बहुत ज्यादा महंगा है ना। तो क्या बाहर के देश के लोग वो चाहेंगे कि हमसे महंगा सामान खरीदे, नहीं ना। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, हमारा सामान महंगा है, तो कोई भी बाहर के देश का ये नहीं चाहेगा कि वो हमसे महंगा सामान खरीदे। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा,
एक्सपोर्ट हमारा कम होगा। हमारे इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन है, हमारा सामान जो है वो क्या है, महंगा है। तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे ना। हम क्या करेंगे? बाहर से, हो सकता है कि हमारे यहाँ वो सामान महंगा है लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने पे वो सामान जो है कम प्राइस पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो फ्री में तो इंपोर्ट नहीं होगा ना, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से देंगे? हमारा जो रिजर्व होता है, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, हम वहां से पैसे देंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से? फॉरेक्स जो रिजर्व है वो हमारा डिक्लाइन होगा, हमारा रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए अगर इन्फ्लेशन होगा तो एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट कम होगा, ज्यादा होगा? एक्सपोर्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट घटेगा। इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंपोर्ट बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ रहा है यानी पैसे देने पड़ेंगे बाहर, है ना, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब किसी भी कंट्री के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये जो ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड जो हो रहा है, ट्रेड कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट तो कम हो गया, हम इंपोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, यानी ट्रेड बैलेंस नहीं है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर नहीं है, ट्रेड बैलेंस नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? ट्रेड डेफिसिट हो गया है हमारी इकोनॉमी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर नहीं, हम ज्यादा क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड बैलेंस नहीं होगा। ठीक है। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो हमारी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। ग्रोथ कम कैसे होगी, इसको समझते हैं। इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। लोगों के मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, है ना। अब ग्रोथ, मैंने बोला हाई इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। कैसे, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है। अगर आपको इन्फ्लेशन को अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या कर दो? मनी सप्लाई को इकोनॉमी से कम कर दो, है ना। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या करो? मनी सप्लाई को इकोनॉमी से कम कर दो, है ना। मनी सप्लाई को इकोनॉमी से कम करने के लिए, जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, उसको सक आउट करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है जिसे हम कहते हैं मॉनिटरी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या? ऐसी पॉलिसी जिससे इकोनॉमी में जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है हम उसको सक कर पाए। ठीक है। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इन्फ्लेशन, मैं आपको कह रही थी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। और अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी से कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? इकोनॉमी में जब पैसा ही नहीं है तो लोग सेविंग कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? ग्रोथ भी नहीं होगी, ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगी? हमारी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, है ना। इतना समझ आया आप सबको कि कैसे इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी? हाँ मैम। है ना। ग्रोथ कम क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमें मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कम हुआ, अगर इकोनॉमी में पैसा ही कम है
तो क्या नहीं होगा, सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और क्या हो जाएगी, ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करना है। मनी सप्लाई कैसे कम होता है, तो आरबीआई एक पॉलिसी का यूज करती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। इस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा मनी सप्लाई इकोनॉमी में है उस मनी सप्लाई को इकोनॉमी से सक आउट किया जाता है। ठीक है, अब ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, इसका मतलब क्या है ना, ये सब हम मॉनिटरी पॉलिसी नाम का एक चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे। मॉनिटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी जो कि रिलेटेड टू मनी है, और कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या, कम करना। तो ऐसी पैसों से रिलेटेड ऐसी पॉलिसी जिसमें मनी को क्या किया जा रहा है, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ आया कि इन्फ्लेशन की वजह से, हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। क्यों ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी का यूज करके एक्स्ट्रा मनी सप्लाई को इकोनॉमी से सक आउट करेगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो ये सब क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के। क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटेरियोरेट होगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगा तो सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। उसके अलावा और क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा तो क्रेडिटर को लॉस होगा, डेटर को गेन होगा, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट में जो है लोग शिफ्ट होने लगेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ, विच इज नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटेगा। एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से, तो एक्सपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटेगा। उसके अलावा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर नहीं है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को कम कर रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक, इतना क्लियर है आपको? Yes, तो अब तक हमने देखा, इन्फ्लेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने समझा इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके रीजंस क्या क्या है, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। तो हमने अब तक 4 पॉइंट को डिस्कस किया, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए, अब हमने इतना देखा, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। अब आप जो है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? yes, ठीक, अब आप यहाँ पर 2017, यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो मेंस में पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ये वो है। ठीक, अब आप देखिए 2017 का क्वेश्चन देखिए, 2017 में इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, पढ़िए। डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पता है आपको डिमांड पुल क्या होता है, कॉस्ट पुश क्या होता है? मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है आपको, है ना। ठीक है, तो देखिए सवाल वही है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने अलग अलग रीजंस पढ़े थे ना, कि डिमांड पुल के क्या रीजंस है और कॉस्ट पुश के क्या रीजंस है, याद है आपको, पार्ट 1 में पढ़ा था हमने, yes, ma'am. है ना। आगे सवाल देखिए क्या है, एनालाइज द रीजंस फॉर द प्रिवेलेंस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। कर लोगे आप इसको? प्लीज आंसर, 2017 का जो सवाल है आता है आपको, ये पार्ट 1 में हमने किया है। कृपा, तेजस, मैम कर दूंगा, मैं कल लेक्चर में ही नहीं था।
देख के हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, आप जो है लेक्चर में नहीं थे, ओके। तो आप जो है पार्ट वन, जो है जिसने भी नहीं देखा है पार्ट वन का लेक्चर, वो पहले पार्ट वन देखिए। यहाँ पे हमने ये सवाल ये जो है वो किया हुआ है, 2017 में आया हुआ ये सवाल है। अब आप जो है 2000 आप 2022 का सवाल पढ़िए। 22 का सवाल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन and unemployment with reference to Phillips curve in the Indian context। अभी मैंने पढ़ाया आपको फिलिप्स कर्व के बारे में, Yes, ma'am. है ना। क्या सवाल पूछा है? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विद रेफरेंस टू फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व में क्या कहा था, याद है आपको? देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रही थी, फिलिप्स कर्व में क्या कहा था, जब इन्फ्लेशन होता है, फिलिप्स कर्व ने क्या कहा था कि जब इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में तो क्या होगा, उसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमारे देश में क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना। तो आपको यही चीज वहां पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। सवाल देखिए क्या था, 2022 का सवाल था, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन and unemployment with reference to the Phillips curve in the Indian context। उसके अलावा 2023 का क्वेश्चन देखिए क्या है, What are the major factors leading to inflation in India। यानी क्या पूछ रहा है, बताइए क्या कॉज है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। क्या कॉज है, हमने पढ़ा था, डिमांड पुल के कॉजेस पढ़े हैं, कॉस्ट पुश के कॉजेस पढ़े हैं, इतने सारे रीजंस हमने डिस्कस किए हैं, वही हमें यहाँ पर लिखना है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू इन्फ्लेशन। तो आपने देखा 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन, है ना। उसके अलावा आप देखिए 2020 का क्वेश्चन देखिए, 2020 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इम्पैक्ट पढ़ा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, अलग अलग सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंपोर्ट पर क्या होगा, एक्सपोर्ट पर क्या होगा, है ना, हमारे ट्रेड पर क्या होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर क्या होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा। ये सारा आज हमने, हमारे जो है सोसाइटी में इक्वालिटी पर इम्पैक्ट क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ेगी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। अब आप देखिए 2020 का क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया, है ना। सजेस्ट रेमेडीज टू रिड्यूस इट्स एडवर्स इफेक्ट। अब ये जो है सवाल देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बता दो। आज जो भी हमने डिस्कस किया ये सारा आप कहाँ लिखोगे, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में लिखोगे। उसके अलावा आगे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट, सजेस्ट रेमेडीज और मेजर्स टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसको रिड्यूस आप कैसे करोगे, तो ये वाला पार्ट अब हम आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो आपने देखा कि ये जो दो वीडियो आपने देखी, कल की वीडियो, कल का सेशन, लास्ट सेशन, और आज का सेशन, इससे हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, 4 क्वेश्चंस, है ना। ये सारे क्वेश्चंस इन्फ्लेशन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चंस देखिए, 2017 का एक क्वेश्चन, 20 का एक क्वेश्चन, 23 का एक क्वेश्चन और 22 का एक क्वेश्चन। समझ आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आप जो है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो पहले इन्फ्लेशन पार्ट 1 करिए, इन्फ्लेशन पार्ट 2 पढ़िए, चाहिए तो आप लेक्चर देख देख कर शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, एंड देन ट्राई टू एड्रेस ऑल दीज 4 क्वेश्चंस, इट विल हेल्प यू इमेंसली। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो आज जो है हम सेशन को खत्म करते हैं, और जो है प्लीज रिवाइज और आप नोट्स बनाइए, सेशंस देखिए, सेशन में अटेंटिवली पार्टिसिपेट करिए रोजाना। भक्ति, Yes, ma'am. समझ आया आपको?
हाँ जी मैम। ठीक है, हन्नान, आर्टल, अश्विनी, कयूम। कयूम रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। मानसी, मानसी गुड टू सी हियर, गुड टू सी यू हियर। प्रेरणा, प्रीति, राजकुमार, साक्षी, तेजस। ठीक है, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन आगे हम पार्ट 3 करेंगे इन्फ्लेशन का। और ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी आपको 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम।